चलिए देखिए, उत्तल गोली अपवर्तक सतह द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हम लोग 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। एक, जब विरल माध्यम में रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हो, और दूसरा, विरल माध्यम में रखी गई वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता हो। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो ये होगा कि जब सघन माध्यम में वस्तु हो, ठीक है, वस्तु कहाँ हो, सघन माध्यम में हो, और जब उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह सघन माध्यम में रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें। जब वस्तु सघन माध्यम में हो, ठीक है, जब वस्तु कहाँ हो, सघन माध्यम में हो, तो उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह का अपवर्तनांक। ठीक है, ध्यान देना, आज का यही आपका टॉपिक है कि अगर उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह के सामने वस्तु सघन माध्यम में रखी जाए तो उस उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह का अपवर्तनांक क्या होगा या उसका सूत्र क्या होगा। इसके लिए हम उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह को ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखना, ऐसे ऐसे। इधर देखिए, फिगर को समझो, ये उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह है क्योंकि इसके उत्तल वाले भाग के तरफ विरल माध्यम है, और आपको पता होता है जो अपवर्तक सतह बनता है उसके तरफ कौन सा माध्यम होता है, विरल। तो इधर विरल माध्यम है और इसका अपवर्तनांक क्या है, μ1। ठीक, और एक इधर है जो सघन माध्यम है, सघन माध्यम, इसका अपवर्तनांक है μ2। ठीक है, ध्यान देना, और ये इसका मुख्य, ये जो है ध्रुव है, ये वक्रता यहाँ पर कर, ये वक्रता केंद्र है C। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहां से 2 किरण चलेंगी, एक सीधे इस उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह से चलेंगी, सतह पर सीधे ऐसे, और ये सीधे पार हो जाएगी। ठीक, और एक दूसरी किरण जो है यहां से चलेगी, लेकिन ध्यान रखना वस्तु कहां पर है, सघन माध्यम में, यहां पर कहीं वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक, तो एक किरण तो सीधे गई, पार हो गई, दूसरी किरण जो यहां से ऐसे गई, यहां पे टकराई, ऐसे, और जहां पे टकराई है वहां पर वक्रता केंद्र से क्या करेंगे, लंब खींच देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो कोण है बन गया आपतन कोण I, ये बन गया आपतन कोण I। ठीक, अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, और दूर हट के यहाँ पर प्रतिबिंब को बनाएगी I। यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा
ऐसे, ठीक है। अब ये कोण जो है बन गया अपवर्तन कोण आर, ये अपवर्तन कोण हो गया। यहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, ये हो गया n, ऊंचाई मान लेते हैं h और इस पॉइंट को मान लेते हैं a, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो कोण आपको दिखेगा, ये कोण, ये बन गया अल्फा, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा गामा, ठीक है। दर्पण के सॉरी इस उत्तल अपवर्तक गोली सतह के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे r से बाएं तरफ नापी जा रही है। इसमें वक्रता केंद्र से वस्तु की दूरी u होती है, ये भी बाएं तरफ है तो, और ध्रुव से वस्तु की प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो v से दाहिने तरफ है, इसलिए तो इस तरह से आप डायग्राम पहले बनाना सीख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद इसके विषय में हमको लिखना है। लिखना क्या है? लिखना ये है कि हमारे पास एक उत्तल अपवर्तक गोली सतह है एक्स वाई, जो μ1 और μ2 अपवर्तनांक के दो माध्यम को क्या कर रहा है? पृथक कर रहा है। इसके मुख्य अक्ष पर सघन माध्यम में एक वस्तु O स्थित है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। इतना आपको हिंदी लिखना पड़ेगा, उसके बाद बाकी सब फिगर से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट करें, लिखेंगे माना x y एक उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह है जो μ1 व μ2 अपवर्तनांक के दो माध्यमों को पृथक कर रहा है, ठीक है। हमने मान लिया कि एक्स वाई एक उत्तल अपवर्तक गोलीय सतह है जो दो माध्यम को क्या कर रहा है? पृथक कर रहा है। उन दोनों माध्यम के अपवर्तनांक μ1 और μ2 है, ठीक है। अब इसके मुख्य अक्ष पे लिखेंगे इसके मुख्य अक्ष पर सघन माध्यम में एक वस्तु O स्थित है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। इतना आपको लिखना है। 3 लाइन जो है आप लिखेंगे, बाकी जो है हम सब चित्र से बात करेंगे। अब चित्र में ध्यान दीजिएगा,
चित्र में हमें वो त्रिभुज यहाँ पर लेना है जिसमें दो कोण त्रिभुज के अंदर हो और एक त्रिभुज का बहिष्ठ कोण हो, वो त्रिभुज हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो हमारे पास एक त्रिभुज दिख रहा होगा ओ ए सी, देखा ओ ए सी। अगर इस त्रिभुज को देख रहे होंगे तो इस त्रिभुज के दो अंतःकोण दिए गए हैं और ये इनका बहिष्ठ कोण है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी से इस त्रिभुज में गामा बहिष्ठ कोण है और ये बराबर होगा किसके, अल्फा प्लस आई के। तो हम यहां लिखेंगे गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई या स्मॉल आई लिख दीजिए, ठीक है। आई निकालना हमें तो अल्फा को इधर भेजना पड़ेगा, तो आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर हमें इसी तरह दूसरा त्रिभुज लेना है और दूसरे त्रिभुज को ध्यान देना है उसमें भी दो कोण अंदर हो और एक उसका बहिष्ठ कोण हो। तो फिर अगर ध्यान से देखें तो सी ए आई, इस त्रिभुज को अगर देखेंगे तो इस त्रिभुज में दो अंतःकोण है और ये इनका बहिष्ठ कोण है, ठीक है। तो फिर यहां लिखेंगे त्रिभुज सी ए आई से इस त्रिभुज में काहे गिर रहा जी सर, इस त्रिभुज में देखिए गामा प्लस बीटा बराबर होगा आर के, क्योंकि बहिष्ठ कोण अंतःकोण के योग के बराबर होता है, यानी आर बराबर है गामा प्लस बीटा के और ये हो गया समीकरण 2। आई और आर का मान मिल गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे स्नेल का नियम। तो यहां पर लिखेंगे स्नेल के अपवर्तन नियम से, अब स्नेल के अपवर्तन का जब नियम लगाएंगे तो ध्यान रखना अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है, म्यू1 में, किसके सापेक्ष हो रहा है, म्यू2 के। तो आप विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे सघन माध्यम के सापेक्ष। तो यहां पर आप लिखोगे 2μ1 ऐसे लिखोगे, यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का बराबर साइन आई बटा साइन आर, ऐसे होगा। और इस तरह जब अपवर्तनांक है तो आप सभी को पता है कि जब हम लोग लिखते थे 1μ2 तो हम लिखते थे μ2 ऊपर और μ1 ये वाला ऊपर होता है, उसी तरह यहाँ 1 ऊपर हो जाएगा और 2 हो जाएगा ऐसे, बराबर साइन आई बटा साइन आर। क्लियर? यहां तक जब हो जाए तो फिर साइन हमें हटाना है और साइन हटाने का एक ही रास्ता है, आई और आर को छोटा कोण मानना पड़ेगा। जब छोटा कोण मानेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो हट जाता है, ठीक। तो यहां लिखेंगे यदि आई और आर कैसा कोण है, छोटा कोण है, अगर ये छोटा कोण है तो क्या होगा, तो जो साइन आई आप लिख रहे हो वो लगभग आई के बराबर और जो साइन आर लिख रहे हो वो लगभग आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ आई और आर रख देंगे, तब क्या होगा, μ1 बटा बराबर
आई बटा ऐसे हो गया, देखो साइन हट जाएगा, ठीक दिख रहा है ना। अब त्रियक गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर म्यू1 आर और इसका गुणा इधर म्यू2 आई। अब यहाँ आई और आर का मान समीकरण 1 और 2 से रख देंगे, तो नीचे लिखेंगे, अच्छा वो ही लगा है, ठीक। अब ध्यान देना इसके आगे, देखो आई और आर का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से आई आर का मान रखने पर, ठीक है। तो आई और आर का मान इसमें रखेंगे, तो देखो म्यू1 आर, आर की वैल्यू है गामा प्लस बराबर म्यू2 आई, और आई की वैल्यू है, कहाँ गया, गामा माइनस, ये हो गया। आई और आर का मान रख दिया, अब इसका इनमें और इसका इनमें गुणा करेंगे। गुणा देखिए, म्यू1 गामा प्लस म्यू1 बीटा, और इसमें करेंगे तो म्यू2 गामा माइनस म्यू2 अल्फा हो जाएगा। अब इसके बाद गामा वाला टर्म एक साथ, तो कैसे होगा देखिए, इधर है म्यू1 गामा, इसको इधर लाएंगे म्यू2 गामा होगा, और इधर देखिए है, और इसको उधर ले जाएंगे तो भी माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस म्यू1 बीटा, और इधर है माइनस म्यू2 अल्फा। गामा कॉमन कर दें तो म्यू1 माइनस ऐसे हो जाएगा, और ये हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन कर लें तो म्यू1 बीटा प्लस म्यू2 अल्फा ऐसे हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं समीकरण ए, ठीक। अब इसमें हमें चाहिए क्या, अल्फा बीटा और गामा का मान, ये मान हम उस फिगर से निकालेंगे, ठीक, और इसमें पुटअप करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको अल्फा बीटा गामा का मान नहीं मिलेगा, आपको मान जो मिलेगा वो tan के पद में मिलेगा पहले, और tan के पद में अगर अल्फा निकालेंगे तो हमें अल्फा वाला समकोण त्रिभुज लेना होगा, यानी ये अल्फा है तो ये समकोण त्रिभुज देखिए कहाँ बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, तो ये त्रिभुज हम लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ ए एन से, ई नहीं एन, ठीक है। अगर ये त्रिभुज लेंगे तो tan अल्फा बराबर, अगर ये त्रिभुज आप ले रहे हो तो tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब है an, आधार है ON, an की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो हम चाहे तो an की जगह लिख दें बटे, तो tan अल्फा का मान मिल गया इतना, ठीक है। इसी तरह से tan बीटा tan गामा, समकोण त्रिभुज, tan बीटा निकालना है तो बीटा वाला समकोण त्रिभुज IAN, ये वाला, तो लिखेंगे IAN से, यहां से tan बीटा क्या होगा, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है AN, आधार है IN, AN का ऊंचाई है H, ये हो जाएगा IN, ये tan बीटा का मान मिलेगा, ठीक। इसी तरह गामा निकालना है,
गामा वाला त्रिभुज देखिए, गामा कोण ये है, तो सी ए ये वाला समकोण त्रिभुज, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी ए एन से, और यहां से टेन गामा, ठीक है, टेन गामा क्या होगा, टेन गामा बराबर ए एन बटा सी एन, ए एन बटा, और आप सभी को पता होना चाहिए कि ए एन की लंबाई कितनी है, ऊंचाई h बटा सी एन, ये हो गया। ये भी निकल के आया टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा का मान, हमें केवल चाहिए अल्फा बीटा गामा का मान, यानी टेन को हमें हटाना है। और हम आपको पहले ही बोल दिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटाने के लिए कोण को क्या माना पड़ता है, तो लिख दीजिए यहां पर, यदि अल्फा बीटा गामा छोटे कोण हो, तो अगर ये छोटे कोण होंगे तो टेन हट जाएगा, और जब टेन हट जाएगा इसका मतलब कि जो टेन अल्फा है वो लगभग अल्फा, जो टेन बीटा है वो लगभग बीटा, और जो टेन गामा है वो लगभग गामा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि अल्फा की जो वैल्यू है वो टेन अल्फा के बराबर होगा, यानी h बटा ओ एन, इसके बराबर बीटा की जो वैल्यू है वो h बटा आई एन, और जो गामा की वैल्यू है वो h बटा सी एन के बराबर हो जाएगा। यहां तक जब निकल जाए अल्फा बीटा गामा का मान, तो अब ध्यान देना, हमने जो दूरी मापा है P से, और हम जो निकाल रहे हैं वो कहाँ से है, n से, यानी n को P पर अगर हम ला दें तो फिर दूरी हमारा सही हो जाएगा। तो n P पर कब आएगा, जब a P के समीप होगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिखना है, यदि a P के समीप हो, ए पी के, तो क्या होगा, ए एन जो होगा वो पी पर हो जाएगा, ठीक है। यदि ए पी के समीप जाए तो एन पी पर चला जाएगा, और जब एन पी पर चला जाएगा तो जहां जहां एन है वहां सब क्या हो जाएगा, पी, तब अल्फा बराबर हो जाएगा एच अपान ओ पी, बीटा बराबर हो जाएगा एच अपान, और गामा बराबर हो जाएगा एच अपान सी पी। अब अल्फा बीटा गामा का मान सही हो गया, और ये सभी मान समीकरण ए में क्या करेंगे, रखेंगे। तो फिर लिखेंगे समीकरण ए में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, इनके मान को समीकरण ए में रखिए। ए में रखेंगे तो ध्यान दीजिए, μ1 माइनस μ2, और गामा है, गामा का मान है h बाई बराबर माइनस ब्रैकेट में है μ1 बीटा, और बीटा का मान है h अपान आई टी, फिर है माइनस प्लस μ2 अल्फा, और अल्फा का मान है h अपान ओ पी, ऐसे हो जाएगा। अब करना क्या है, h को कॉमन लेकर इस h को कट कर देना है। जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा μ1 माइनस बटे में सी पी बराबर
इधर तो माइनस है, ये हो जाएगा म्यू 1 बटा प्लस म्यू 2 बटा, ऐसे हो जाएगा, एच कट गया दोनों तरफ से। अब देखना ध्यान से, ठीक है। अगला स्टेप समझो, म्यू 1 माइनस म्यू 2 बटे में है सीपी, और सी से पी की लंबाई है बराबर माइनस ब्रैकेट में है म्यू 1 बटे में है, और आई पी का मान है डी प्लस म्यू 2, और अल्फा का मान है ओपी माइनस यू, ऐसे। अब देखना ध्यान से, अगर हम प्लस और माइनस का गुणा कर दें भाई, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहां पर माइनस इस माइनस को कट कर देगा, ठीक। तो यहां बचेगा म्यू 1 माइनस बटे में, और यहां हो जाएगा बटा माइनस बटा, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब आ जाए तो ये आपका सूत्र बन गया, ये एक सूत्र बन गया आपका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसमें से म्यू 1 कॉमन करें, म्यू 1 को कॉमन करें, यहाँ बचेगा 1 माइनस म्यू 2 बाई म्यू 1 बटे में बराबर, यहां देख लो क्या हो जाएगा, म्यू 1 कॉमन, हाँ, तो 1 अपॉन माइनस अपॉन म्यू 1 बटे, अब ध्यान देना, म्यू 1 तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 म्यू 2 बाई आर, होगा ना ये, देखो, और ये हो जाएगा 1 बाई भी माइनस 1 म्यू बाई यू, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। तो ये सूत्र बन गया, ये दो फॉर्मूले बने, चाहे इस तरफ पूछ दे सिद्ध करने को, चाहे इस तरफ पूछ दे, ठीक है। अब ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ आपका, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो नोट कर डालिए।